नमस्कार साथियों, मैं अधिवक्ता सुकृत आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही विशेष और ऐतिहासिक है क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत के नए आपराधिक कानूनों की। भारत में वर्षों से जो दंड संहिता चल रही थी वह थी भारतीय दंड संहिता 1860 यानी आईपीसी, जो अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। लेकिन अब आजादी के 75 वर्षों बाद भारत को मिल चुका है उसका स्वदेशी आपराधिक कानून, जिसका नाम है। इसके साथ साथ दो और कानून आए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, जो पहले सीआरपीसी था, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए, जो पहले एविडेंस एक्ट था। इस वीडियो में हम तीनों कानूनों को विस्तार से समझेंगे। भाग 1 में हम बात करेंगे बीएनएस की, यानी कि अपराध, सजा और धाराओं की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। भारतीय न्याय संहिता 2023 आईपीसी की जगह आया है। ये कानून बताता है कि क्या क्या अपराध होते हैं, उनके लिए क्या क्या सजा दी जा सकती है और कौन सी धारा कब लगेगी। ये कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो चुका है। इसमें कुल 358 धाराएं हैं। पुराने आईपीसी में 511 थीं। यह आम जनता के लिए, आप जानते ही हैं, सरल भाषा में तैयार किया गया है। बीएनएस की प्रमुख बातें में सबसे पहली बात यह है कि भीड़ द्वारा हत्या यानी मॉब लिंचिंग को अब अपराध घोषित किया गया है। दूसरी बात यह है कि डिजिटल सबूत मतलब डिजिटल साक्ष्य को अब कानूनी मान्यता मिल गई है। तीसरी अहम बात यह है कि आतंकवाद, संगठित अपराध और यौन अपराधों को अब अलग पहचान दी गई है। राजद्रोह की धारा हटा दी गई। अब है भारत के खिलाफ युद्ध। वीडियो रिकॉर्डिंग, डीएनए रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, सबको साक्ष्य माना जाएगा। धारा 103 हत्या। परिभाषा: जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी की हत्या करता है। सजा: मृत्युदंड यानी फांसी या फिर आजीवन कारावास हो सकता है। इसके साथ जुर्माना भी लग सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अ ने अब को पुरानी दुश्मनी में गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब धारा 111 की बात करें तो गैर इरादतन हत्या का मतलब है कि हत्या की मंशा नहीं थी, लेकिन किसी की मौत हो गई। इसमें सजा के तौर पर 10 वर्ष तक का कारावास या आजीवन कारावास और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। उदाहरण के लिए का ने बिना सावधानी गाड़ी चलाई और एक व्यक्ति की जान चली गई। धारा 70 भीड़ हिंसा या कहें मॉब लिंचिंग। परिभाषा: जब 5 या उससे अधिक लोग मिलकर किसी को पीट कर मार देते हैं तो उसे भीड़ हिंसा कहते हैं। सजा: अगर मौत हो जाती है तो फांसी या उम्र कैद हो सकती है। ये जो प्रावधान है ये नया है, पहले आईपीसी में ऐसा कुछ नहीं था। धारा 69 उपखंड 2 बलात्कार का प्रयास। परिभाषा: जब कोई व्यक्ति बलात्कार करने की कोशिश करे। सजा: 10 से 20 वर्ष तक कठोर कारावास। प्रमाण: पीड़िता का बयान, मेडिकल रिपोर्ट, वीडियो, कॉल रिकॉर्ड। अगर आपको स्क्रिप्ट अब तक पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। धारा 113 पुलिस हिरासत में मृत्यु। यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में मारा जाता है तो पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सजा: आजीवन कारावास और सरकारी सेवा से निष्कासन।
आईपीसी और बीएनएस में अंतर। विषय आईपीसी बीएनएस। कुल धाराएं 511, 358। भीड़ हिंसा की धारा नहीं थी, है। डिजिटल सबूत, सीमित मान्यता, पूरी मान्यता। भाषा कठिन अंग्रेजी, सरल हिंदी में। राजद्रोह शामिल था, हटा दिया गया। कमेंट करके जरूर बताइए कि अब तक आपको कौन सी धारा सबसे ज्यादा जरूरी लगी और क्यों। अगला हिस्सा भाग 2, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस। इसमें हम बात करेंगे एफआईआर कैसे दर्ज होती है, पुलिस गिरफ्तारी कैसे करती है, न्यायिक हिरासत क्या होती है, कोर्ट में चालान और सुनवाई की प्रक्रिया क्या है और जमानत के नियम क्या हैं। तो भाग 2, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस। नमस्कार साथियों, भाग 1 में आपने जाना कि नए कानून भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में अपराधों को कैसे परिभाषित किया गया है। अब हम आ गए हैं भाग 2 पर, जहां बात होगी उस पूरी प्रक्रिया की जिसके तहत किसी अपराध के बाद पुलिस, कोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया काम करती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस ने पुरानी सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पूरी तरह से बदल दिया है। बीएनएसएस क्या है? बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये कानून बताता है कि अपराध होने के बाद प्रक्रिया क्या होगी, पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं, गिरफ्तारी कब होगी, एफआईआर कैसे दर्ज होगी, अदालत में सुनवाई कैसे होगी, जमानत, रिमांड, चालान, साक्ष्य की प्रक्रिया क्या होगी। प्रमुख बदलाव बीएनएसएस में। अब एफआईआर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी दर्ज हो सकती है। इसके अलावा गिरफ्तारी के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए भी खास प्रावधान किए गए हैं। पुलिस रिमांड अब 15 दिन के भीतर कभी भी मांगी जा सकती है। जीरो एफआईआर को भी अब कानूनी मान्यता दी गई है और हर थाने में एक डिजिटल केस डायरी रखना अब अनिवार्य हो गया है। अगर ये बदलाव आपको जरूरी और असरदार लगते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बीएनएसएस की मुख्य धाराएं और प्रावधान, चलिए इन्हें भी थोड़ा विस्तार से समझते हैं। धारा 173 एफआईआर दर्ज करना। कोई भी व्यक्ति अपराध की सूचना मौखिक, लिखित या डिजिटल माध्यम से पुलिस को दे सकता है। एफआईआर अब व्हाट्सएप, ईमेल या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी दर्ज की जा सकती है। महिला पीड़िता का बयान महिला अधिकारी ही दर्ज करेगी। यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो एसपी या मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की जा सकती है। धारा 175 जीरो एफआईआर। अपराध यदि किसी और थाना क्षेत्र का है फिर भी नजदीकी थाना एफआईआर दर्ज करेगा। बाद में संबंधित थाने को केस स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जीरो एफआईआर का प्रावधान महिलाओं और गंभीर अपराधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धारा 176 गिरफ्तारी के नियम। गिरफ्तारी करते समय पुलिस को उस व्यक्ति को कारण बताना होगा। गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया का वीडियो बनाना अनिवार्य है। महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद नहीं की जा सकती, विशेष स्थिति को छोड़कर। धारा 187 हिरासत और रिमांड। पुलिस को किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखने के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होती है। पुलिस रिमांड अब गिरफ्तारी के 15 दिनों के भीतर किसी भी दिन मांगी जा सकती है। पहले केवल शुरुआती दिनों में ही मांग सकते थे। धारा 193 जमानत के प्रावधान। जमानत योग्य और गैर जमानत योग्य अपराधों की सूची पहले की तरह ही है।
लेकिन अब डिजिटल माध्यम से जमानत अर्जी दी जा सकती है। अदालत सुनवाई के बाद तुरंत आदेश ऑनलाइन भी जारी कर सकती है। धारा 220 चालान यानी चार्जशीट। पुलिस को चार्जशीट 60 दिन सामान्य मामलों में या 90 दिन गंभीर मामलों में के भीतर दाखिल करनी होती है। यह प्रक्रिया अब डिजिटल रूप में भी की जा सकती है। अगर पुलिस देरी करती है तो अभियुक्त को जमानत मिल सकती है। धारा 230 गवाही की प्रक्रिया। अब गवाहों की सुरक्षा के लिए विशेष योजना बनेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी गवाही दी जा सकेगी। अदालत गवाह को पेशी के लिए समयबद्ध आदेश देगी। धारा 356 सुनवाई की समय सीमा। जघन्य अपराधों जैसे बलात्कार, हत्या और पॉक्सो के मामलों में अब 90 दिन के भीतर सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है और 45 दिन के भीतर जांच पूरी करने की व्यवस्था भी की गई है। अगर आपको लग रहा है कि यह सब जानकारी आम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, तो अभी शेयर करें ताकि हर व्यक्ति जान पाए कि अब पुलिस और अदालत कैसे काम कर। हे एवरीवन, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या बस इंडिया में अपने लीगल राइट्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो यह वीडियो BNSS और BSA के बारे में आपकी क्विक गाइड है। 2 ऐसे कानून जिन्हें आपको पूरी तरह से जानना चाहिए। चलिए BNSS से शुरू करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये कानून कुछ बड़े बदलाव लाता है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। उदाहरण के लिए, एक महिला पीड़िता का बयान एक महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अगर यह पॉक्सो का मामला है तो केवल एक महिला मजिस्ट्रेट ही बयान ले सकती है। बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को उनके मामलों की देखरेख करनी होगी और हर जिले में जल्द ही एक विक्टिम असिस्टेंस सेंटर होना चाहिए। अब पुराने CRPC की तुलना नए BNSS से करते हैं। पहले आपको FIR के लिए फिजिकली पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। अब आप इसे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। पहले कोई वीडियो रिकॉर्डेड अरेस्ट नहीं था, लेकिन अब यह मैंडेटरी है। 0 FIR को ऑफिशियली मान्यता मिल गई है। रिमांड सिर्फ पहले 15 दिनों तक लिमिटेड नहीं है, यह उन 15 दिनों के भीतर कभी भी हो सकता है। यहाँ तक कि विटनेस स्टेटमेंट भी वीडियो के जरिए रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और सभी पेपर वर्क डिजिटल हो रहे हैं। अगर आप एक आम नागरिक हैं, तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इन बदलावों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब BSA पर आते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यह कानून 1872 के पुराने एविडेंस एक्ट की जगह लेता है, जो सभी एविडेंस रूल्स को मॉडर्न टेक ड्रिवन दुनिया में लाता है। तो क्या नया है? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पूरी तरह से मान्यता दी गई है। आपके कॉल रिकॉर्ड्स, SMS, ईमेल, व्हाट्सएप चैट्स, यहाँ तक कि वीडियो भी अब कोर्ट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। DNA और फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट्स एडमिसिबल हैं, जब तक कि चेन ऑफ कस्टडी इंटैक्ट है और रिपोर्ट्स असली हैं। विटनेस वीडियो कॉल से गवाही दे सकते हैं, जिससे चीजें तेज और सेफ होती हैं। और हाँ, क्लाउड या सर्वर बैकअप डेटा अब वैलिड एविडेंस है। भले ही आपको लगा हो कि आपने कुछ डिलीट कर दिया है, एक बैकअप उसे कोर्ट में वापस ला सकता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को समझते हैं जो आपको जानने चाहिए। सेक्शन 61 से 90 डिजिटल एविडेंस को कवर करते हैं। कोई भी अनएडिटेड ऑडियो, वीडियो या चैट जिसमें क्लियर टाइम, डेट और लोकेशन हो, वैलिड है, अगर वह आइडेंटिटी प्रूव कर सके और उसमें छेड़छाड़ न हुई हो। सेक्शन 63 ईमेल और चैट्स के बारे में है। फोन के जरिए भेजे या रिसीव किए गए मैसेज एविडेंस हैं। यहाँ तक कि व्हाट्सएप के रीड और डिलीवर्ड स्टेटस, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और PDF प्रिंट भी सबमिट किए जा सकते हैं। सेक्शन 64 कॉल रिकॉर्डिंग से डील करता है। अगर कोई क्राइम कॉल्स पर प्लान किया गया था, तो वे रिकॉर्डिंग वैलिड हैं, भले ही बिना सहमति के रिकॉर्ड की गई हो, अगर यह पब्लिक इंटरेस्ट में है या किसी क्राइम से रिलेटेड है। सेक्शन 68 DNA और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को कवर करता है। ये अब लीगल एविडेंस हैं, जब तक कि चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन की जाती है। सेक्शन 70 क्लाउड या सर्वर से डेटा की अनुमति देता है, तो गूगल ड्राइव, iCloud, ईमेल सर्वर भी एविडेंस हो सकते हैं। और आखिर में सेक्शन 75 ये क्लियर करता है, कोई भी पर्सन जिसके पास रेलेवेंट इन्फो हो, वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दे सकता है, यहाँ तक कि विदेश से भी। तो
अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने अधिकारों को जानना जस्टिस की दिशा में आपका पहला कदम है। अगली धारा 75 के तहत गवाह की गवाही को मौखिक साक्ष्य के रूप में माना जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी जानकारी किसी घटना से जुड़ी हो वह अदालत में गवाही दे सकता है। गवाह की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी दी जा सकती है। यदि गवाह विदेश में है तो विदेश से भी अदालत की अनुमति से गवाही हो सकती है। धारा 85 झूठी गवाही। अगर कोई गवाह जानबूझकर झूठी बात अदालत में कहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सजा 7 साल तक का कारावास और जुर्माना भी लग सकता है। यदि झूठ की वजह से निर्दोष को सजा हो जाए तो आरोपी को आजन्म कारावास भी हो सकता है। दस्तावेजी सबूत यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हर तरह का दस्तावेज जैसे कि पहचान पत्र, हस्ताक्षर, चेक, बैंक स्टेटमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अब कोर्ट में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दस्तावेज की सत्यता साबित करने के लिए उसकी मूल प्रति या प्रमाणित प्रतिलिपि जरूरी होती है। असल में बिना इनकी मदद के दस्तावेज की वैधता पर सवाल उठ सकता है। चलिए अब थोड़ा तुलना करते हैं। पुराना एविडेंस एक्ट बनाम नया बीएसए। ये बदलाव समझना वाकई जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि अब क्या क्या नया है। विषय: पुराना कानून 1872 और नया कानून 2023। डिजिटल एविडेंस पहले सीमित था, अब पूरी तरह मान्य है। वीडियो गवाही पहले नहीं थी, अब मान्य है। ईमेल या चैट को सबूत के तौर पर पहले अस्पष्ट था, अब इसकी स्पष्ट मान्यता है। डीएनए रिपोर्ट पहले संदिग्ध थी लेकिन अब पूरी तरह वैध है। व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट पहले कोई दिशा नहीं थी, अब ये एडमिसिबल है। और गवाह की रक्षा पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, अब पूरी व्यवस्था है। तो ये बदलाव वाकई अहम है और आपको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको अब यह लगता है कि अदालत में सच्चाई साबित करना आसान हो गया है तो कमेंट में जरूर लिखें। अब कानून बदल गया है। अब जब आपने तीनों कानूनों को समझ लिया है, 1 बीएनएस अपराध और सजा, 2 बीएनएसएस पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया और 3 बीएसए साक्ष्य और प्रमाण, तो आप इस नए भारत के नए न्यायिक युग के एक जागरूक नागरिक बन चुके हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी को जेल से बचा सकता है या न्याय दिला सकता है। बोनस टिप: वीडियो के अंत में कभी भी कोई एफआईआर दर्ज न हो रही हो तो 0 एफआईआर का अधिकार लें। कभी भी झूठा केस फंसा दिया जाए तो तुरंत गवाही के डिजिटल साक्ष्य इकट्ठा करें। और हां, कानूनी मदद लेने में कभी देर न करें। न्याय देर से भी मिल सकता है लेकिन झूठ को अगर सही कह दिया गया तो फिर वापसी मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि कानून की सही जानकारी हर नागरिक तक पहुंचना जरूरी है तो इस वीडियो को अभी शेयर करें। आपका एक शेयर किसी को जेल से बचा सकता है या न्याय दिला सकता है।